नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद का कोई स्थान नहीं। सरकार देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलेगी। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आज सुबह अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,000 हुई और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ ने पेरिस 2024 ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिताओं के लिए योग्यता मानदंड की घोषणा की। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस दिशा में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार की नीति 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। ये है उग्रवादी हिंसा पर कड़ाई से अंकुश लगाना, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और विकास में सार्वजनिक भागीदारी के जरिए वामपंथी उग्रवाद को मिल रहे समर्थन को समाप्त करना। श्री शाह ने कहा कि लगभग 4 दशकों के बाद पहली बार 2022 में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत की संख्या का आंकड़ा 100 से भी कम रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 90 से घटकर 45 हो गई है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर के सरकारी अस्पतालों में एकीकृत औषधि केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों के माध्यम से मरीजों का इलाज किया जाएगा। श्री मांडविया ने कल आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ संयुक्त रूप से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब समृद्ध होगा जब उसके लोग स्वस्थ होंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मरीजों को इन केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। हमारे देश के अंदर हेल्थ सेक्टर जिस हिसाब से प्रगति हासिल की है, इसके वजह से देश में नई नई व्यवस्था खड़ा करने में हम सब लगे हुए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हम दोनों मंत्रालय एक साथ मिलकर देश की जनता को स्वास्थ्य सेक्टर में निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। इसके लिए सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की एक ब्रांच खुले गए हैं। इस इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जो विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। रिजर्व बैंक आज अपनी अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की वित्त वर्ष 2022-23 के लिए समीक्षा की घोषणा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की या तो आज घोषणा कर सकता है या दर बढ़ाने की प्रक्रिया में स्थिरता ला सकता है। पहली पर्यटन कार्य समूह बैठक का गुजरात में धोरडो में आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस बैठक से इतर कल ग्रामीण पर्यटन पर मीटिंग पैनल चर्चा की गई। G20 के शिष्टमंडल के सदस्यों ने व्हाइट डेजर्ट भी देखा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में सतत पर्यटन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इस बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रारंभिक सत्र के बाद कार्यकारी समूह सत्र होंगे, जहां प्रतिनिधि हरित पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन विकास में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना, युवाओं में कौशल विकास, पर्यटन MSME को सशक्त बनाने और पर्यटन स्थल प्रबंधन जैसे 5 प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। G20 के तहत गुजरात में होने वाली कुल 15 बैठकों में से यह दूसरी बैठक है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, धुर्डो। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच वैश्विक निवेशक शिखर बैठक और 13 से 15 फरवरी के बीच G20 शिखर बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कल रात लखनऊ शहर के विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आज तक सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मेघालय और नागालैंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्र भरने का काम कल संपन्न हुआ। इस महीने की 10 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 27 फरवरी को कराया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग मेघालय में समावेशी और मतदाताओं की भागीदारी वाला चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मेघालय में इस बार के चुनाव में 2 मतदान केंद्र ऐसी जगहों पर होंगे जहां पोलिंग पार्टियां और वोटर सिर्फ नाव के जरिए ही पहुंच सकेंगे। चुनाव आयोग ने 35 वोटरों के लिए वेस्ट जैंतिया हिल्स में कामसिंग मतदान केंद्र पर और 912 वोटरों के लिए ईस्ट खासी हिल्स जिले के कालाटेक पोलिंग स्टेशन पर सभी इंतजाम मुकम्मल किए हैं। राज्य में 21,61,000 से अधिक मतदाताओं के लिए कुल 3,482 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इनमें से 74 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है और पोलिंग पार्टियों को पैदल ही वहां पहुंचना पड़ेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। त्रिपुरा में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आज से घर में मतदान करने की विशेष सुविधा शुरू की जा रही है। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गित्ते ने कहा कि राज्य भर में 8,000 पात्र मतदाताओं ने इस सुविधा का विकल्प चुना है। श्री गित्ते ने मतदाताओं से मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की अपील की है। Election Commission of India has made special provision for the old age people and the person with disability to vote at their home. So we had given this option to about 36,000 old age people and 17,000 persons with disability. About 8,000 such people will be voting across the state over next 3 days. Our teams will be going to their house, team consisting of the polling officers, micro observers, BLOs, representative of the political parties and security personnel. श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने कहा है कि भारत संकट के समय में हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। कोलंबो में एक समारोह में श्री गुणवर्धने ने भारतीय कंपनियों से श्रीलंका में और निवेश करने का आह्वान किया। समारोह में भारतीय राजदूत गोपाल बागले ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना और समुदाय केंद्रित व्यावसायिक तरीकों के कारण भारत सरकार और भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र का सहयोग अधिक रहा है। तुर्की और सीरिया में बड़े पैमाने पर आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 8,000 हो गई है। बचे हुए लोगों की तलाश का काम जारी है। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने बताया कि 34,800 लोग घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मदद और तलाशी दल तुर्की और सीरिया पहुंच रहे हैं। भारत ने तुर्की को मानवीय सहायता के रूप में राहत सामग्री, उपकरण और कर्मियों के
4 C-17 विमान भेजे हैं। सूत्रों ने बताया कि इनमें एनडीआरएफ की खोज और बचाव इकाइयां भेजी गई हैं, जिनके उपकरण, वाहन और डॉग स्क्वाड के साथ 100 से अधिक कर्मचारी हैं। 30 बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए उपकरण और 99 कर्मचारी भेजे गए हैं। भारत ने C-130J विमान से सीरिया को भी 6 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी है। असम में पवन हंस लिमिटेड PHL आज से 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रहा है। PHL को 6 राज्यों में 86 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति दी गई है। पहले चरण में डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ मार्ग पर उड़ान सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में उड़ान सेवाओं का संचालन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के नैनीताल जिले में कल सीवरेज शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस पर 35 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत आई है। इसके शुरू होने पर गौला नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से प्रधानमंत्री मोदी का नमामि गंगे दृष्टिकोण साकार हो रहा है। मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों में महाराष्ट्र 31 स्वर्ण सहित कुल 90 पदकों के साथ शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश 25 स्वर्ण सहित 59 पदकों के साथ दूसरे और हरियाणा 23 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। कुश्ती के मैच आज से शुरू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ ने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट के लिए योग्यता मानदंड की घोषणा कर दी है। ये महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों के लिए घोषित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और FIH के कार्यकारी बोर्ड की स्वीकृति के बाद FIH ने इसकी घोषणा की है। ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में पुरुष और महिला श्रेणी में 12-12 टीम होंगी और इनमें 16 खिलाड़ी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। संसद में हंगामे और तीखी नोकझोंक के साथ एक दूसरे पर आरोप आज अधिकांश अखबारों की सुर्खी बनी है। दैनिक जागरण ने लिखा है कांग्रेस का हमला, भाजपा का पलटवार। हिन्दुस्तान लिखता है विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष से दी चुनौती। नवभारत टाइम्स ने लिखा है भाजपा ने कहा बिना सबूत आरोप लगाए माफी मांगे कांग्रेस। हरिभूमि की खबर है आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में 20% गन्ने और कृषि उपज से प्राप्त एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य। पत्र लिखता है भारत दुनिया का तीसरा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। जनसत्ता ने हाल में पेश बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने के प्रधानमंत्री के संदेश का भाजपा संसदीय समिति की बैठक में जिक्र करने और इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने की प्रेरणा को प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर का शीर्षक दिया है पीएम ने कहा बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता। भूकंप से पीड़ित तुर्की के लिए भारत से राहत सामग्री और एनडीआरएफ तथा चिकित्सा और बचाव दलों के वहां पहुंचने की खबर लगभग सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है तुर्की ने कहा वक्त पर काम आने वाला सच्चा दोस्त होता है। इस बीच त्रासदी और तबाही के चित्रों के साथ राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं मायूस जिंदगी आसियाना बना मलबा। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर खबर दी है छद्म युद्ध के लिए नार्को आतंक का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। देशबंधु के पहले पन्ने की खबर है दिल्ली में मेयर चुनाव पर घमासान जारी। जेईई मेन के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर अखबार लिखते हैं 20 प्रतिभागियों ने हासिल किए परफेक्ट 100। राजस्थान पत्रिका ने नवी मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया के सुहाने सफर पर निकली वाटर टैक्सी का चित्र देते हुए लिखा है कल से वाटर टैक्सी की सेवा शुरू हो गई है। सोमवार से शुक्रवार मुंबई के पर्यटन के लिए वाटर टैक्सी उपलब्ध रहेगी। नवभारत टाइम्स ने एक रोचक खबर दी है गाजियाबाद में ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक ई रिक्शा चालक ने लौटाए 25 लाख।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद का कोई स्थान नहीं। सरकार देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलेगी। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आज सुबह अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 8,000 हुई और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं के लिए योग्यता मानदंडों की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।